Good morning student. Today is 26 September. Class 6, 7, 8 both section A plus B. सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर. ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर क्लास 8 का है 36, क्लास 7 का है 35 और क्लास 6 का 31. लेसन है थर्ड. सिलेबस एक बार फिर से सुन लीजिए. हिंदी ग्रामर में आपका सिलेबस है 1 to 5 लेसन 1 to 5. जिनका कारक वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है 6, 7, 8 में से उनका कारक वाला पोर्शन आएगा. जिनका कारक वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है उनका कारक वाला पोर्शन नहीं आएगा 5th चैप्टर से. तो ये सिलेबस हो गया आपका. पिछले वीडियो में मैंने सेकंड लेसन तक आपका रिवीजन करवाया था. आज मैं थर्ड लेसन का रिवीजन करवाऊंगी. उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मिक्स करके सेकंड थर्ड वाले लेसन का करवाऊंगी. तो आप लोगों को पता है ना बहुविकल्पी में आना है आपके क्वेश्चन आंसर. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए. संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं. वे कहलाते हैं. तो आप लोगों को पता है ना संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं. भाई संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने रूप में कुछ बिगड़ करके प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तद्भव. और संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द. आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन है आपका रूढ़ शब्द. कौन सा? रूढ़ शब्द. सेकंड ऑप्शन है आपका तद्भव शब्द. और थर्ड ऑप्शन सी वाला ऑप्शन है आपका तत्सम. तो अभी हमने आप लोगों को डेफिनेशन बताई. इस तरीके से आप लोग सभी डेफिनेशन लर्न कर लेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके. तो इसमें आपका तत्सम वाला करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ऊपर जो तत्सम की डेफिनेशन दी गई है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका देश में जन्मा शब्द कहलाता है देश में जन्मा शब्द कहलाता है क्या कहलाता है देश में जन्मा शब्द? ऑप्शन में आया आपका ए नंबर का ऑप्शन है उसमें आया है आपका विदेशी. सेकंड ऑप्शन में आया है आपका देसी या देशज. और सी नंबर में थर्ड वाले ऑप्शन में आया है आपका आगत. तो अपने देश में ही जन्मा शब्द कहलाता है देशज या देसी शब्द. क्या कहलाता है? देशज. तो ये वाला आपका आप देशज शब्दों की डेफिनेशन लर्न करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा. देश में जन्मा हुआ शब्द ही देशज शब्द कहलाता है आपका. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका
रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन है आपका नंबर फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है 3, और जो आपका बी वाला ऑप्शन है उसमें दिए गए हैं 4, और जो सी वाला ऑप्शन है उसमें दिए गए हैं 2। तो सभी को पता है ना, हमने आप लोगों को डेफिनेशन लर्न करवाई थी और जब लेसन एक्सप्लेन किया था तो हमने बोला था रचना के आधार पर शब्द के 3 वेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। कितने होते हैं? 3 वेद। तो आपके इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 3 वाला ए नंबर का, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे कहलाते हैं। जिन शब्दों का, क्वेश्चन नंबर 4, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, सार्थक नहीं होता है, वे कहलाते हैं, वे कहलाते हैं हमने आपको डेफिनेशन शब्द रूट की डेफिनेशन बताई थी ना। जिनका वे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, उन्हें हम रूट शब्द कहते हैं। 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों से मिले ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, वो तो रीति या परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम रूट शब्द कहते हैं। तो आपका इसमें डेफिनेशन वही बन रही है, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे रूट शब्द कहलाती है, वे कहलाते हैं रूट शब्द। तो आपका ऑप्शन ये आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, पूरे ऐसे ही बन रहे हैं क्वेश्चन, इसी तरीके से आएंगे, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ए ऑप्शन है आपका यौगिक। अगर आपको यौगिक की डेफिनेशन लर्न है तो आप समझ जाएंगे कि यौगिक इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी है आपका योग रूढ़। अगर योग रूढ़ की डेफिनेशन आपको लर्न है तो आप ये समझ जाएंगे कि आपकी डेफिनेशन जो ऊपर दी गई है योग रूढ़ की भी नहीं है। फिर नंबर सी आता है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की डेफिनेशन आपको याद है, उसमें क्या है, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा रूढ़। आप लोग अगर चाहें तो नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और अगर ऐसे ही समझ में आ गया हो तो ठीक है।
जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त होते हैं, अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं तो हमने आप लोगों को योगरूढ़ शब्दों की डेफिनेशन बताई थी ना। वे शब्द जो योगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ में होता है वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे इस सामान्य अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द आपके योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आपकी डेफिनेशन कौन सी हो रही है इसमें? जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं योगरूढ़ शब्द। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रूढ़, सेकंड ऑप्शन है आपका यौगिक, ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं, बस एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका उसमें, और जो सी नंबर है वो है आपका योगरूढ़। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? योगरूढ़। इसमें हम लोग सही का निशान लगा देंगे। चाय किस भाषा का शब्द है? देसी, विदेशी या फिर हिंदी? तो ये सभी को पता है। आप लोगों को में एक एक्सरसाइज आई है, हेल्प बॉक्स दिया है जिसमें बहुत सारे शब्द दिए और लिखा गया है कि ये शब्द मिक्स हो गए, इन्हें अलग अलग भाषा के हैं, इन्हें अलग अलग करना है। उसमें एक चाय वाला ऑप्शन भी आया है आपका, तो विदेशी शब्द के अंतर्गत गया है। तो चाय किस भाषा का शब्द हो जाएगा आपका? विदेशी भाषा का। कानन शब्द का पर्यायवाची है, या फिर लिख लीजिए कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको जो चैप्टर आया है इसमें आपके अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द और अनेक अर्थ देने वाले शब्द बहुत सारे, श्रुति संबंधार्थक शब्द 500 प्रकार के शब्द दिए गए हैं। तो उसमें से भी आपकी एक एक्सरसाइज बन रही है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6, अरविंद शब्द का पर्यायवाची। अब आप लोग कहेंगे मैम हमारे चैप्टर में अरविंद तो आया ही नहीं है। ठीक है, नहीं आया तो और पर्यायवाची आए उनको अच्छे से याद करना, उसमें से एक्सरसाइज डलेगी। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। गुलाब,
केवड़ा और कमल। फर्स्ट ऑप्शन है गुलाब, सेकंड ऑप्शन है केवड़ा और थर्ड ऑप्शन है आपका सी नंबर वाला कमल। अगर आपको कमल के पर्यायवाची याद होंगे तो आपको पता होगा कमल का पर्यायवाची अरविंद भी होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जितने आपके लेसन में पर्यायवाची विलोम शब्द हैं उनको अच्छे से लर्न कर लेना है। भले ही आपकी बुक का ना हो अरविंद, लेकिन और जितने पर्यायवाची हैं उनसे ही आपकी एक्सरसाइज बनेगी। एक व्यवहारिक ज्ञान से ले लीजिए आप, इनमें से महादेव का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत देश में रह रहे हैं तो इतना आप लोगों को पता होगा। इनमें से महादेव का पर्यायवाची नहीं है। कुछ बच्चे तो जो ऊपर का स्टेटमेंट रहता है उसको पढ़ते नहीं हैं और महादेव का जो करेक्ट पर्यायवाची होता है उसमें एक में निशान लगा के चले जाते हैं। ऑप्शन में आया आपका हरि, ए ऑप्शन है आपका हरि। बी नंबर का ऑप्शन है आपका शिव और सी नंबर का ऑप्शन है आपका नीलकंठ। तो सभी को पता है ना, महादेव यानी कि शंकर जी यानी शिव, तो शिव पर्यायवाची है महादेव का। नीलकंठ भी शंकर जी का कंठ नीला है ना। आप लोगों ने सुनी होगी स्टोरी कि उन्होंने जो जहर समुद्र मंथन में जहर निकला था तो शंकर जी ने उसका पान किया था, गले में ही रोक रखा था जिसके कारण उनका गला नीला हो गया था, तो उन्हें उस कारण नीलकंठ भी कहते हैं। एक पक्षी भी होता है नीलकंठ, लेकिन यहाँ शिव के लिए आया नीलकंठ। हरि, अगर हरि की जगह आपका हो जाता हर तो आपका ये शंकर जी का पर्यायवाची बन जाता, लेकिन इसमें आया हरि और हरि बोलते हैं विष्णु भगवान को, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसमें हरि। महादेव का पर्यायवाची नहीं है इसमें आपका हरि। क्वेश्चन नंबर 8, समान अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका यौगिक शब्द, सेकंड ऑप्शन है आपका विलोम शब्द और थर्ड ऑप्शन है आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो जो समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार डाल सकते हैं जो शब्द एक दूसरे के उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। उससे भी आपका टिक द करेक्ट बन सकता है, एकार्थक शब्द से भी बन सकता है। जलज का पर्यायवाची है, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको
कमल, शंख और मछली। जलज का पर्यायवाची, इनमें से जलज का पर्यायवाची है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये कमल, सेकंड ऑप्शन है शंख और थर्ड ऑप्शन है आपका मछली। तो जलज का पर्यायवाची, जल मीन्स यानी जलज, जल में जन्मा यानी जल मीन्स, इसका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, जलज का कमल पर्यायवाची हो जाएगा आपका। अब अगर आप लोगों के में एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आपको अगर एक वाक्यांश दे दिया जाए, उसका एक शब्द बनाना पड़ेगा। जैसे हमने दिया आपको वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग तो बड़वाग्नि, बृहाग्नि और दावाग्नि। तो करेक्ट ऑप्शन आपका दावाग्नि होगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो इंद्र, जितेंद्रिय और शिव। कोई शिव तो जीत ही सकते, कोई मतलब कोई और एक ऑप्शन रख देंगे उसमें। तो इंद्रियों को जीतने वाला कौन सा हो जाएगा? जितेंद्रिय। ईश्वर को नहीं मानने वाला आस्तिक, दुराचारी या नास्तिक। तो उसमें अब ईश्वर को मानने वाला होता है आपका आस्तिक, दुराचारी हो नहीं सकता है तो नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक। ये जरूरी नहीं है कि जो भगवान में आस्था ना रखता हो, बुरे कर्म ना करता हो तो दुराचारी कैसे हुआ भाई? जरूरी नहीं है वो डेली मंदिर जाए तो उससे दुराचारी नहीं कह सकते, नास्तिक कहेंगे। कितने क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे? क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों, उन्हें कहते हैं ऑप्शन में दिया है आपका नंबर फर्स्ट अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, बी वाला ऑप्शन दिया है आपका मूल शब्द और सी वाला ऑप्शन दिया है आपका पर्यायवाची शब्द। तो अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द। तो ये वाला आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं ए ऑप्शन पर्यायवाची, बी ऑप्शन समानार्थी, और सी ऑप्शन विलोम शब्द। विलोम, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा विलोम। उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं आपके विलोम शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक, क्वेश्चन नंबर 11, वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के अधिक सार्थक शब्द खंडों से मिलकर बनते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका रूढ़, सेकंड ऑप्शन दिया आपका यौगिक, और थर्ड ऑप्शन दिया आपका योग रूढ़। योग रूढ़। तो दो सार्थक शब्दों खंडों से मिलकर बने होते हैं आपके यौगिक शब्द। तो इस प्रकार सभी इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन आएंगे। तो इस प्रकार आज के रिवीजन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 4th लेसन का रिवीजन करवाऊंगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।